दोस्तों कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट कर दिया है और बीपीएससी से रिलेटेड हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं। अभी उसमें क्या होगा, अभी बिहार से बीपीएससी नहीं, मैं अपनी शब्दों में थोड़ा बदलाव करना चाहूँगा। बीपीएससी नहीं, हम लोग बिहार से रिलेटेड चीज़ों को अभी देख रहे हैं, जो बिहार के हर एग्ज़ाम से एग्ज़ाम में आपकी मदद करेगा। वो चाहे वो बिहार एसआई हो या पब्लिक सर्विस कमीशन की के एग्ज़ाम्स हो, कोई भी किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स हो, उसमें वो काफ़ी लाभदायक होगा। और वो जनरली हम लोग हिस्ट्री भी देख रहे हैं उसमें, तो ज़्यादातर चीज़ें बिहार में ही हुई थी। तो आप लोगों को किसी और एग्ज़ाम में भी ये काम आ सकता है। तो हम लोग बिना देर किए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, महाजनपद काल में बिहार की स्थिति को देखने वाले हैं। तो महाजनपद काल में जैसे 16 महाजनपद थे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो क्या हुआ, बुद्ध के जन्म से पहले लगभग 6th सेंचुरी बीसी की बात है, बीसी की, ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी की। उस टाइम क्या 16 महाजनपद थे। भारत जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जैसे अभी स्टेट वगैरह है ना, तो उस तरह ही उस टाइम भी 16 महाजनपदों में भारतवर्ष जो है बटा हुआ था। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय है, उसी में इसकी जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी, तो 16 महाजनपदों की। देखो, मैंने ये नोट्स आप लोगों को प्रॉपर तैयार करके दिया है, आप लोग जैसे भी जब भी देखो इसको समझ पाओगे। तो लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं इसमें समझाता चलूँगा आप लोगों को। तो चीज़ें जो है दिमाग में जब बैठ जाती हैं तो हम लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। हम लोगों को फ्यूचर में, अगर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को, तो फ्यूचर में क्या होगा, अभी नोट्स हम लोगों को नहीं याद रहना है। हम लोग जो अभी कहानी डिस्कस करेंगे या बातें जो हम लोग करेंगे, वो हम लोगों को अच्छे तरीके से याद रह जाता है। तो अब हम देखेंगे इसको। उस समय क्या था, बिहार में जो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपदों में जो थे, वो 3 थे, तीनों बिहार में ही थे। मगध, अंग और वज्जी, ये जो थे तीनों बिहार में ही थे। तो इसको हम लोग देखेंगे अभी। जैसे आप देखोगे, यहाँ अंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। अंग अंग एक प्रदेश था, जैसे हम लोग पहले से ही देख रहे हैं। उसका सबसे पहले उल्लेख जो है कहाँ, अथर्ववेद में मिलता है। सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अंग कौन सा क्षेत्र था, तो भागलपुर के समीप का जो स्थान था वो अंग का क्षेत्र कहलाया। उसे हैंसवांग, जो चीनी यात्री जो आए थे हर्ष के काल में, आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा, फिर भी नहीं भी पढ़ा है तो हम लोग हर चीज़ देखेंगे। मैंने जैसा कि कहा कि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, और मैं फिर से दोहराऊंगा कि हम लोग ऑप्शनल की भी क्लासेस करेंगे। तो हिस्ट्री ऑप्शनल जिनकी हो, जिन्होंने ले रखा है या जो सोच रहे हैं, आप लोग विश्वास करो, अच्छे क्लासेस मिलेंगे आप लोगों को। खैर, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हैंसवांग जो है भागलपुर के जो समीप का क्षेत्र जो था, जो अंग का क्षेत्र था, उसे हैंसवांग क्या कहता था, चेन्नप्पो के नाम से बुलाता था। ठीक है, तो चेन्नप्पो किसने कहा था अंग प्रदेश को, तो वो हैंसवांग था। अंग राज में कुल कितने, 25 राजा हुए। ठीक है, 25 राजा हुए। 25 राजा हुए मतलब एक साथ 25 राजा नहीं हुए, टोटल जो अंग राज में राजा हुए वो 25 हुए। जिसमें से पहला आर्य राजा कौन था, तो तितुक्षी था। तितुक्षी जो है पहला आर्य राजा था। ठीक है, पहला आर्य राजा। अगला हम लोग देखेंगे अब, अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी, चंपापुरी। अंग चंपा, देखो मैंने इसमें पूरी तरीके से चंपापुरी इसको लिख दिया। जनरली इसे चंपा ही कहते हैं, चंपा कहते हैं, लेकिन फिर भी चंपापुरी मैंने इसे यहाँ नोट्स में डाल दिया है, ताकि पूरी तरीके से डिटेल्ड वे में हम लोग समझ लें इस चीज़ को। हम लोग अब यहाँ देखेंगे, जैसे पहले भी हम लोग देख रहे हैं ऊपर के
डिटेल्स में हमने देखा कि भागलपुर के समीप का जो क्षेत्र था वो अंग प्रदेश का जनपद का क्षेत्र था। तो अंग में कौन कौन से शामिल थे? भागलपुर और मुंगेर। देखो मैंने इसमें क्या किया है, जो वर्ड्स जो कीवर्ड्स हैं उसको हाईलाइट जो किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बाद में जब कहीं भी एग्ज़ाम्स हो या चीज़ों को याद रखने के लिए जो कीवर्ड्स हैं आपको ये याद रहेंगे, हमेशा याद रहेंगे। इस तरह से मैंने इसे डिज़ाइन किया है ना। तो देखो महाभारत में क्या हुआ, कुंती पुत्र का हम लोगों ने नाम सुना है, महाभारत बहुतों ने अभी देखा भी होगा। तो कुंती पुत्र जो कर्ण थे वो आर्य राजा थे, और कहाँ के राजा थे? तो अंग के राजा थे, है ना। दुर्योधन ने दिया था, तो वो वहाँ के राजा थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात क्या हुआ? अंग एवं मगध, जैसा कि हम लोग पहले ही देख चुके कि मगध, अंग, वज्जी ये सारे जो क्षेत्र थे या जनपद, महाजनपद थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, शक्तिशाली थे। तो इनके मध्य महाभारत के पश्चात जो है अंग और मगध के बीच लगातार संघर्ष होता रहा। इस दौरान इस राज्य में यानी अंग में अंतिम 3 राजा क्रमशः क्या थे? दधिवाहन, ये द्रधवाहन वर्मन है, और ब्रह्मदत्त। देखो इसको ना इस तरह याद रखना, दधी मीन्स क्या होता है? दही होता है, और द्रध को दूध की तरह हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। तो दधी, दूध, 2 नाम याद हो गए आपके। और एक ब्रह्म, भगवान से रिलेटेड, मान लो ब्रह्मा से रिलेटेड ले लो। तो 3 अंतिम शासक दूध दही से रिलेटेड थे, जो भगवान की पूजा आप लोग करेंगे, ब्रह्मदेव की पूजा करेंगे तो उसमें दूध दही की आवश्यकता होगी। देखो हम लोग किसी भी तरह, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि किसी भी तरह चीज़ें याद रहनी चाहिए, उससे ज़्यादा हम लोगों का कोई फंडा नहीं है। हम लोग किसी भी चीज़ में PhD नहीं करने वाले हैं, फिर भी मैं उस लेवल तक ले जाऊँगा, लेकिन फिर भी हम लोग कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, और फैक्ट याद रहना आवश्यक है, क्योंकि जो 1 डे का एग्ज़ाम जो होता है उसमें फैक्चुअल चीज़ें बहुत पूछी जाती है, तो वो आवश्यक हो जाता है। मेंस में उतनी फैक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी ये आप नहीं कह सकते हो कि बिना फैक्ट के आप आंसर लिख दोगे। मेंस में जब आंसर राइटिंग, हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे, तो सब कुछ मैं बताऊंगा कैसे क्या डिटेल में हम लोग सब चर्चा करेंगे। दधिवाहन जो वो 3 अंतिम राजा थे, उनमें से दधिवाहन की जो एक पुत्री थी जिनका नाम चंदना था, उन्होंने क्या किया? जैन धर्म को अपना लिया। ठीक है, वो जैन धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जैन धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो चंदना थी, है ना। बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे। चलो आज थोड़ी लंबी होगी क्लास, क्योंकि देखो पढ़ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा है। हम लोग धीरे धीरे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट इस तरह चलते रहेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा और कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम लोग डट कर लगे रहेंगे और जिस तरह से भी हो कोर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब मगध के राजा जो हैं बिंबिसार ने क्या किया? अंग राज्य के जो अंतिम राजा थे, जैसे हम लोग देख चुके हैं 3 राजा थे, वहाँ क्रमशः ही लिखा हुआ है जैसे दिखाया मैंने। तो ब्रह्मदत्त के समय क्या किया? मगध में अंग को मिला लिया, है ना। तो किसके समय किसने मिलाया, किसके समय मिला, किस राज्य को मिलाया, ये सब याद रखना है। अब हम लोग अंग देख चुके हैं, अगला हम लोग देखेंगे क्या? वज्जी संघ। ये टाइपिंग एरर है, बज्जी नहीं है, ये वज्जी है, वह है, ठीक है, वज्जी है, ऐसे है, वज्जी है ना, वज्जी संघ है। तो वज्जी संघ क्या है? बुद्धकालीन 10 प्रमुख गणराज्यों में वज्जी संघ जो है एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। आप लोग जानते होंगे गणराज्य, है ना, गणराज्य, राजतंत्र, लोकतंत्र, अभी लोकतंत्र की बातें होती है। तो ये जो क्रम है, पहले राजतंत्र क्रम में आता है, यानी राजाओं के द्वारा बनाए गए शासन प्रशासन के नियम, है ना। राजतंत्र था पहले, राजाओं के द्वारा बनाया गया, फिर गणतंत्र या गणराज्य। उस समय तो गणराज्य ही आया, तंत्र बाद में हम लोग उसको देखते हैं। गणतंत्र की व्यवस्था आई और फिर लोकतंत्र का व्यवस्था। हम लोग हर चीज़ देखेंगे, आप लोग बस धैर्य रखो, सब कुछ हम लोग देखेंगे, है ना।
तिरहुत प्रमंडल जो है ना, बिहार का तिरहुत प्रमंडल है, उसमें क्या है, वैशाली और मुजफ्फरपुर तक ये शामिल है। कौन, वज्जी संघ जो है ना, गंगा नदी के उत्तर में स्थित लिच्छवियों का गणराज्य था। कौन सा, वज्जी संघ जो है लिच्छवियों का गणराज्य था। ठीक है, लिच्छवियों का गणराज्य था, जिसमें क्या 8 कुलों का एक संघ था। ठीक है ना, संघ इसको हम लोग कह रहे हैं, संघ पे भी हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें। संघ क्या है, संघ यहाँ साफ शब्दों में आप लोग देखोगे कि संघ क्या है, 8 कुलों का एक संघ था, है ना। तो संघ वो होता है जिसमें अभी भी आप लोग देखोगे फेडरल सिस्टम पूरी तरीके से फेडरल अमेरिका है, भारत हम लोग फेडरल नहीं है, संघ नहीं है, क्योंकि संघ में क्या होता है, कुछ शक्तिशाली राज्य होते हैं जो मिलकर एक राज्य या संघ का निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है ना। तो इसीलिए संघ है, हम लोग पॉलिटी में इसको डिटेल में देखेंगे, हम लोग सब कुछ देखेंगे, लेकिन चलो अभी संघ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं। 8 कुलों का एक संघ था, जिसमें कौन कौन सा, विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, क्रात्रिक और वज्जी महत्वपूर्ण थे, है ना। लिच्छवियों का गणराज्य था, जिसमें ये सारे हैं महत्वपूर्ण हैं। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी, वैशाली, इसमें कुछ नहीं है विशेष, है ना। वज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र राज्य है। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य, वज्जी संघ का जो लिच्छवी गणराज्य है वो प्रथम गणतंत्र है, ये याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। वज्जी संघ का सबसे प्रबल सदस्य कौन था, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं 8 संघ हैं, उसमें से सबसे प्रबल कौन है, तो लिच्छवी राज्य थे, जिसके शासक कौन थे, क्षत्रिय थे। कौटिल्य ने क्या किया, लिच्छवी राज्य का उल्लेख किया है, जो राज्य शब्दोपजीवी संघ के रूप में उन्होंने किया है, इसका उल्लेख। ठीक है, इसमें सात्रिक या ज्ञात्रिक एक अन्य सदस्य था इसका। ठीक है, ये अन्य सदस्य था, जिसके प्रमुख कौन थे, सिद्धार्थ थे वहाँ के प्रमुख। और हम लोग आगे देखेंगे कि ज्ञात्रिकों के प्रमुख स्थान जो था कुंडग्राम ही था ना, वैशाली में, आप लोगों ने देखा होगा। तो सिद्धार्थ के जो हैं पुत्र कौन हुए, महावीर हुए, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ, है ना। तो हम लोग ये भी देखेंगे आगे चलकर, सब देखेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके आगे का चैप्टर हम लोग वही पढ़ेंगे, टॉपिक देखेंगे आगे। बौद्ध धर्म आप लोगों से हम लोग मिलकर हम लोग चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म पे। चलो, महावीर की माता कौन थी, त्रिशला, जो लिच्छवी राज्य के प्रमुख चेतक जो थे उनकी बहन थी, है ना। त्रिशला थी माता, लिच्छवी राज्य की प्रमुख चेतक थे, उनकी बहन थी त्रिशला। कौन थी, महावीर की माता, है ना। अब अगला हम लोग यहाँ देख रहे हैं, वज्जी संघ का संविधान एवं प्रशासन संघात्मक कुलीन तंत्र की तरह था। संघ के बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा कर चुके हैं, और कुलीन तंत्र की तरह था, कुलीन तंत्र वाला, है ना। और अब यहाँ देखेंगे कि राजाओं की सभा संस्था कहलाती थी। देखो, सभा है लेकिन संस्था कहलाती थी वो, है ना। संस्था में सभी राजाओं के अधिकार समान थे। ऐसा नहीं है कि राजा है तो किसी के पास ज़्यादा शक्ति होगी, तो मतलब गणतंत्र गणसंघ का अर्थ ही था कि लोगों के लिए शासन करना था उसमें, या लोगों के भलाई के लिए, आप ऐसे समझो। राजतंत्र में ऐसा नहीं होता था, राजतंत्र में ऐसी बातें नहीं थी, है ना। तो अधिकार जो है उस समय सभी राजाओं के पास समान थे। कहाँ पर, तो वो जो संस्था था उसमें, लेकिन बुजुर्गों को अधिक सम्मान प्राप्त था। यहाँ सम्मान की बात हो रही है, उनको रिस्पेक्ट ज़्यादा था, पावर ज़्यादा नहीं, अधिकार की बात नहीं, यहाँ सम्मान की बात हो रही है। देखो, वज्जी संघ के अंतर्गत वैशाली की नगर बधू जो है, नगर बधू के पद पे किनको रखा गया था, आम्रपाली को नियुक्त किया गया था, जो मगध नरेश बिंबिसार से संबंधित थी। कैसे संबंधित थी, उन्होंने उन्हें जीत कर
यहाँ पे लेकर आए थे, वो भी हम लोग अभी देखेंगे। नगर वधू क्या हुआ, तो एक नृत्य करती थी, वो नर्तकी थी, जो पूरे नगर के लिए थी। आप ऐसे समझो, यदि वहाँ राजा के यहाँ यदि नृत्य हो रहा हो तो नगर से ही संबंधित चीज़ें वहाँ पे थी। अब हम लोग क्या देखेंगे, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य, है ना, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य को अब देख लेंगे हम लोग। बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों में क्या है, बुद्धकालीन समय में लिच्छवी गणराज्य सबसे बड़ा तथा सबसे शक्तिशाली था, है ना। बुद्धकालीन की बात हो रही है, बुद्धकाल यानी 6th सेंचुरी BC के बाद की बात है ना, या उस 6th सेंचुरी BC के समय की बात है जब उनका जन्म हुआ था, है ना। तो दुनिया का पहला गणराज्य वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया, है ना, गणराज्य स्थापित किया गया। इस तरह देखना है इसको। इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशीय राजा इक्ष्वाकु के पुत्र, हाँ सूर्यवंशी ही है, कि सूर्यवंशीय राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल के द्वारा की गई थी, जो बाद में वैशाली के नाम से विख्यात हुआ, है ना। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निर्वाण हेतु महावन में प्रसिद्ध कतागार शाला का निर्माण कराया। निर्वाण का अर्थ क्या होता है, निर्वाण का अर्थ बौद्ध धर्म में क्या है, मुक्ति या शांति मिलना, मुक्ति होना, है ना। मुक्ति का अर्थ है कैसी मुक्ति, लोभ मोह काम क्रोध इन विषयों से मुक्ति पाना मुक्ति होता है, निर्वाण होता है, समझे। तो इसके लिए महावन एक स्थान था, वहाँ पे कतागार शाला का निर्माण कराया गया था, लिच्छवियों के द्वारा ही कराया गया था। इसको देख लेंगे हम लोग। वज्जी संघ के प्रधान राजा जो चेतक थे, है ना, चेतक, वज्जी संघ के चेतक बहन के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो उनकी पुत्री कौन थी, चेलना थी, है ना। चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। चेलना का विवाह हुआ था बिंबिसार से, याद रखना है ये सारी चीज़ें। आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड ये कर दिया जाएगा, फिर भी आप लोग इसको देखो, हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें। ईसा पूर्व 7वीं सदी में वैशाली के लिच्छवी राज्य के राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। जैसे कि पहले ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पहले राजतंत्र था, फिर गणतंत्र का उद्भव हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 7वीं सदी में वैशाली लिच्छवी राज्य जो थी वो राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। वैशाली राजवंश का प्रथम शासक कौन था, नमनेदिष्ट था, नमनेदिष्ट, है ना। जबकि अंतिम शासक राजा सूतिया प्रमाती था। याद रखना प्रथम और अंतिम। इस राजवंश में कुल 24 राजा हुए थे, है ना। ये सारी चीज़ें देख सकते हो आप लोग। अब हम लोग आम्रपाली के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, जान लेंगे, देख लेंगे। यह वैशाली लिच्छवी की राज नृत्यांगना थी, है ना, एवं परम सुंदरी रूपवती, ये सब पढ़ लेंगे। गणिका थी। गणिका क्या होता था कि अपने कला से जो उस समय के लोग होते थे, प्रजा होती थी, तो उनको, या राजा होते थे, उनको रिझाना होता था, उनको कला से रिझाना होता था। 2 तरह की होती थी, कोई रिझाने के पश्चात संभोग आदि भी करती थी। लेकिन जिस तरह के, जैसे देखो अभी समय भी है, समय लोग जिस तरह के होते हैं वो लोग पे भी डिपेंड करता है, उनकी विचारधारा क्या है, मनोदशा क्या है ना। तो उस समय भी इसी तरह की गणिकाएं होती थी कि रिझाकर, अपनी कला से रिझाकर संभोग आदि भी करना, और कोई होते थे कि सिर्फ रिझाना होता था, है ना। तो गणिकाएं इस तरह होती थी। गणिका को आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ, समझ गए हो। यहाँ देखोगे कि राजनर्तकी का पद बहुत गौरवपूर्ण होता था, सम्मानित माना जाता था। आम्रपाली को अम्बपाली के सौंदर्य पर मोहित होकर बिंबिसार ने क्या किया, पहले हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि लिच्छवी से जीतकर राजगृह में ले आए। राजगृह क्या था, मगध की राजधानी थी, है ना। तो वो वहाँ पर ले आए, और आम्रपाली को महात्मा बुद्ध ने अपने संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश दिया,
है ना। आर्या अम्बा कहकर संबोधित किया, असबा नहीं अम्बा है यहाँ पर, किया गौतम बुद्ध ने इनको, और संघ में इनको प्रवेश दिया, और ये संघ में प्रवेश करने वाली दूसरी महिला बनी। पहली महिला कौन थी? गौतम बुद्ध की जो माता, सौतेली माता या मौसी कह लो आप, प्रजापति गौतमी जो थी, वो पहली महिला थी जो भिक्षुणी के रूप में बौद्ध संघ में प्रवेश उन्होंने किया था, है ना। अगला हम लोग जीवक देख लेते हैं कौन है। ये देखो, ये चीज़ें इसमें आप लोग ये मान के चलो कि कंप्लीट नोट्स है, ये आप लोग कर लोगे तो बिहार से रिलेटेड किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स होंगे जो बिहार से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी, आप लोग आसानी से उसको तैयार कर सकते हो, और उससे मैं कहूँगा फोड़ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आप लोग फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ किसी भी तरह के एग्ज़ाम को, खासकर हिस्ट्री में तो फोड़ ही दोगे। और भी हम लोग चलेंगे, हम लोग ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री ही करेंगे, हम लोग आगे भी देखेंगे। तो जीवक क्या था? मगध नरेश बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य था, ठीक ना। तो वो क्या था? जीवक जो है बुद्ध का अनुयायी भी था। जीवक की माता कौन थी? जीवक की माता का नाम सलावती था, जो राजगृह की गणिका थी। गणिका पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, राजगृह की गणिका थी, यानी राजगृह मगध की गणिका थी वो, है ना। सलावती उनका नाम था। आगे देखेंगे अब हम लोग। यहाँ देखो आप, ऐसा माना, ये कहानी है, आप लोग पढ़ लोगे। जन्म के बाद उन्होंने, सलावती ने क्या किया? कूड़े में जीवक को उन्होंने फेंक दिया। तो बिंबिसार का जो पुत्र था, अभय जो था, उन्होंने ही जीवक को उठाकर लेकर आए और लालन पालन उन्होंने किया। उसके बाद क्या हुआ? बिंबिसार ने जीवक को तक्षशिला का, यानी कश्मीर में शिक्षा के लिए भेज दिया। और कश्मीर में जीवक ने किस चीज़ की शिक्षा ग्रहण की वहाँ जाकर? तो आयुर्वेद में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया वहाँ पर जाकर। और बाद में क्या हुआ? जीवक को प्रख्यात चिकित्सक एवं राजवैद्य बना दिया गया। राजगृह के निकट एक अपवन स्थान था, आम्रोदयान भी उसे कहा गया, है ना। तो वहाँ पे ही उन्होंने अपना डिस्पेंसरी खोला, ठीक है। डिस्पेंसरी ही रहा होगा उनका, हॉस्पिटल नहीं रहा होगा। तो चिकित्सालय उन्होंने खोला, जो जहाँ पे महात्मा बुद्ध से जीवक की मुलाकात हुई, और उसी समय जो है जीवक उनके अनुयायी बन गए, है ना। उसके बाद क्या है? अब देखो, जीवक अगर अच्छा चिकित्सक रहा होगा, चिकित्सा में प्रवीणता हासिल की होगी, तभी तो बिंबिसार ने उनको वो एक ख्याति आदि दी, है ना। तो उतने वो समझदार, उतने अच्छे चिकित्सक थे, ऐसे हम लोग देखेंगे इसको, कि इतने अच्छे चिकित्सक थे कि अवंती जो राज्य था उसमें वहाँ के राजा जो थे, प्रद्योत जो थे, वो बीमार हो गए थे, है ना, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। तो बिंबिसार ने ही जीवक को ही वहाँ पे भेजा था इनकी देख रेख करने के लिए, या इनका इलाज करने के लिए जीवक को भेजा था। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, ये इम्पॉर्टेंट होंगे, है ना। अब हम लोग जरा एक और देख लेंगे कि जो 16 महाजनपद की हम लोगों ने बात की थी, तो उसको हम लोग यहाँ पे फटाफट देख लेंगे। पहला अंग है, फर्स्ट नंबर में रखा है अंग को, जिसकी राजधानी, ये है राजधानी, ठीक है। ये जनपद है, महाजनपद, ये राजधानी है ना, ये राजधानी है। तो इसको हम लोग इस तरह ही देखेंगे। चलो फटाफट हम लोग देख लेते हैं इसको, है ना, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। अंग जो है, महाजनपद की राजधानी चंपा थी, हम लोग पहले देख चुके हैं, जो भागलपुर और मुंगेर के एरिया में पड़ता था, है ना। और झारखंड के भी कुछ स्थान से संबंधित था, जो साहेबगंज एवं गोड्डा के जिलों के कुछ हिस्से में थे। मगध की राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी, है ना, नाम बदल दिया गया। राजगृह और गिरिव्रज दोनों थे। तो वर्तमान में जो पटना और गया का जो प्रमंडल वाला हिस्सा है ना, उसके लिए वहाँ पे ये मगध का एरिया आता है ना। गया, औरंगाबाद आसपास के जो क्षेत्र हैं, तो वो मगध क्षेत्र में ही आता है वहाँ का, ठीक है। अब वज्जी को देख लेते हैं, जिसकी राजधानी वैशाली थी, है ना।
कुल 8 उसमें गणराज्य थे, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है, बिहार के गंगा नदी के उत्तर में स्थित था, है ना। तो अब इसको हम लोग आगे देख लेते हैं। ये देखो, ये कुछ चीज़ें इसमें ऐसी नहीं है कि जो समझाया जा सके, लेकिन नोट्स आप लोगों को प्रॉपर मिलेगा, फिर भी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। मल्ल जो कुशीनगर और पावा जिसकी राजधानी थी, कुशीनगर और पावा, यह भी एक गणराज्य संघ था, जिसमें आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिले आते हैं। अगला काशी है, जिसकी राजधानी वाराणसी है, वर्तमान में बनारस के क्षेत्र में आता है ये। कौशल, अगला महाजनपद कौशल है, जिसकी राजधानी श्रावस्ती है। वर्तमान का जो फैजाबाद, गोंडा और बहराइच का जो क्षेत्र जिला है, उसके अंतर्गत ही ये कौशल का क्षेत्र आता है। अगला वत्स है, इसकी राजधानी कौशाम्बी है। याद रख लेना आप लोग, ये सारी चीज़ें याद करने की, फिर भी हम लोग इसको बस डिस्कस कर ले रहे हैं ना। वर्तमान समय में इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर जिले इसके अंतर्गत आते हैं, है ना, वत्स के अंतर्गत। चेदी, शक्तिमती जो है वो क्षेत्र राजधानी है चेदी की, और आधुनिक बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो चेदी वंश आदि भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। कुरु जो प्रदेश या जनपद, महाजनपद था, उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्र इलाके को अभी माना जाता है। पांचाल नरेश आदि भी हमने सुना होगा, कुरु, पांचाल, ये सब हमने महाभारत में ये चीज़ें सुनी होंगी। तो अहिच्छत्र पांचाल की राजधानी थी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यमुना नदी के पूर्व के इलाके तक हैं। सुरसेन, अगला जो है सुरसेन, ये भी महाजनपद ही है, मथुरा जिसकी राजधानी है। आज ब्रजमंडल क्षेत्र इसके अंतर्गत में आते हैं। मत्स्य है, ये भी महाजनपद थे, ठीक है, महाजनपद था। तो विराटनगर जो है इसकी राजधानी थी। मत्स्य राजस्थान और अलवर, भरतपुर, जयपुर, ये सारे इलाके जो है इसमें शामिल है अभी। अवंती, उज्जैन, माहिष्मती इसकी राजधानी थी। मालवा राजस्थान मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो अभी अवंती के क्षेत्र में शामिल था। अस्मक अगला महाजनपद है, जिसकी राजधानी पाटन या पोतना थी। महाराष्ट्र नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच में ये स्थान था। गांधार की भी बात हमने सुन रखी है, आपने सुनी होगी, जिसकी राजधानी तक्षशिला या पुष्कलवती है। और इसके अंतर्गत पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके और पूर्वी अफगानिस्तान के इलाके आते थे, है ना। मैप आप लोग देखना जरूर, ठीक है। वैसे मैप की क्लास भी मैं अरेंज कर दूंगा आप लोगों को, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैप को भी एक अलग तरीके से हम लोग देख लेंगे। अगला महाजनपद क्या है? कंबोज है, ये 16वां है, अंतिम है, जिसकी राजधानी राजपुर हाटक थी। आधुनिक पाकिस्तान के हज़ारा ज़िले के तौर पर इसकी पहचान की गई है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे। और क्लासेस में आप लोगों को बता दूं, धीरे धीरे हम लोग टाइम को बढ़ाएंगे, कम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, हम लोग ज़्यादा समय बिताएंगे, और धीरे धीरे हम लोग सब कुछ देखेंगे। आप लोग बने रहो, चीज़ें अच्छी लगती हैं तो कमेंट करो, बताओ, और जो भी आप लोगों को हेल्प चाहिए होगी, जिस तरह की भी, कौन एग्ज़ाम कैसे, क्या किसका पैटर्न क्या होता है, आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो। यूपीएससी मैं आप लोगों को बता दूं, एक रेलवे के लेवल से यूपीएससी के लेवल तक की बातें आप लोग यहाँ पे निश्चिंत होकर पूछ सकते हो। आप लोगों को हर तरह की जानकारी भी यहाँ मिलेगी। तो आप लोग बेझिझक होके कमेंट करो, जो चीज़ें अच्छी लगी बताओ। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग मिलते हैं, और बौद्ध धर्म से अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म को देखेंगे, उसके बाद जैन को देखेंगे। देखो, मेरी क्लासेस का मतलब सीधा ये होता है कि मैं टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अगर बौद्ध धर्म चुनूंगा, 40 मिनट लगे, 50 मिनट लगे, 1 घंटे लगे, तो वो मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह जैसे 16 महाजनपद को लिया था, हाँ, इसमें मगध एक छूट गया है, ठीक है। मगध तो वो छूटा नहीं है, मगध
वैसे बहुत थोड़ा लंबा है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा भी उसका ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को उसमें देखनी है, तो मगध को हम लोग अलग से ही देखेंगे, है ना। तो उसको इसलिए छोड़ा है मैंने इसमें। तो टॉपिक कंप्लीट कराता हूँ मैं, तो आप लोग इस तरह ही रहना और पढ़ो, नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो बिंदास रहो। चलो चलो, धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं अब।